नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वह अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश में रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो जाते हैं। ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है वे ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप उड़द की अच्छी किस्मों का चुनाव कर खेत तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को किस तरह संपादित करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। भाइयों, ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती की जब हम बात करते हैं तो ये सर्वोत्तम समय है हमारी उड़द की बुआई का। और जब बुआई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हम जो बीज है वो गुणवत्ता वाला हो और सही स्थानों से खरीदा गया हो। जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं या बीज निगम है, इनके माध्यम से आप बीजों का चयन कर सकते हैं, अच्छी किस्मों का चयन कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। और जब हम किस्मों की बात करते हैं तो पंतनगर से जो किस्म निकाली गई हैं उसमें पंतनगर 30, पंतनगर 31 और पंतनगर 40 जो किस्म है और प्रसाद जो किस्म है, इन किस्मों का आप उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी किस्में हैं जिनका आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। भूमि का चयन एवं तैयारी। उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। उड़द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। बुआई के पहले चाहें तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके खेत में अच्छा नमी भी बनेगी और पौधों को लिए वो फायदेमंद भी होगा। जो हमारी खाद की जो मात्रा है प्रति हेक्टेयर की दर से, जो हमारा 20 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटास की जो मात्रा है उसका उपयोग आपको खेत की बुआई के दौरान ही करना है। जो आपकी बची हुई नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपको लगभग 20 से 25 दिन बाद जब आप प्रथम सिंचाई करें उस दौरान आप उसको दें, ताकि आपके पौधों की बढ़वार और अच्छी होगी और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। खेत में बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम बुआई करें तो जो बीज दर है वो सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन जब हम उड़द की बुआई करते हैं तो उसमें लगभग हमारी 20 से 25 किलोग्राम तक उड़द की ज़रूरत होती है। इसके बाद में बीजोपचार सर्वोत्तम करना है और सर्वप्रथम बीजोपचार के लिए आपको चाहिए कि कार्बनडाजिम जो दवा है उसकी लगभग 1.5 से 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको अच्छी तरीके से मिलाएं और मिलाने के बाद ही बुआई करें। इसके साथ ही आप राइजोबियम कल्चर जो है, जो कि जैव उर्वरक के रूप में किसान भाई उपयोग कर सकते हैं, इसका टीका लगाएं या इसका हम बीजोपचार भी कर सकते हैं। एक पैकेट आपके एक खेत में हमारे बुआई के लिए जो बीज होता है उसके लिए पर्याप्त होता है। उसको अच्छी तरीके से बीजों में मिलाएं और इसके बाद में खेत में उसकी बुआई करें। दूसरी बात है, जब भी आप बुआई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो रो से रो की दूरी है, जो हमारी कतार है, उसकी दूरी जो है वो लगभग 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई हमेशा 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर ही होना चाहिए। ज़्यादा उतला होगा तो भी नुकसान होता है और ज़्यादा नीचे जाने से जो उसका अंकुरण है उसमें समस्या आती है। इस प्रकार किसान भाई बुआई के समय इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बुआई करें। बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई अगर कर देते हैं तो आपका अंकुरण अच्छा प्राप्त होगा और अंकुरण प्राप्त होगा तो पौधों की बढ़वाड़ भी अच्छी आएगी। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि लगभग 25 से 30 दिन बाद तो एक हल्की सिंचाई करें तो आपकी उड़द की फसल की जो गुणवत्ता है उसमें निखार आएगा और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। खरपतवारों का नियंत्रण पेंडीमैथिलीन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। प्रारंभ में अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, खेत अच्छी तरीके से तैयार नहीं हुआ है और भी अन्य समस्याएं रहती हैं, तो खरपतवारों की समस्या बहुतायत में देखी जाती है। तो खरपतवार से निजात पाने के लिए हमें चाहिए कि निंदाई गुड़ाई आप लगभग
25 से 30 दिन की जो समय अवधि होती है, इस बीच में अगर आप निराई गुड़ाई करें तो निश्चित रूप से आपकी जो उड़द की फसल है उसकी अच्छी बढ़वार प्राप्त होगी और आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाई खेती के साथ दुधारू पशुओं का पालन तो करते हैं, लेकिन वह इनमें आने वाली लंगड़ी बुखार की समस्या के कारण लक्षण और बचाव उपचार की जानकारी के अभाव में सही समय पर निदान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पशुपालकों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसीलिए लंगड़ी बुखार की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से राहुल सेहर। आज किसान भाइयों हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्लैक क्वार्टर यानी चुरका रोग, जिसको हम एकटंगिया भी बोलते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी का आने का कारण वही है कि जानवर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी यानी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने का कारण इसलिए है कि जानवर को साफ़ पानी पीने को नहीं मिलता है, गर्मी के समय में पानी उपलब्ध नहीं रहता है, हरा चारा नहीं रहता है, तो जानवर खाने और पीने से, और इतने में ही अगर बरसात हो जाए तो जानवर पिट जाता है बरसात से, जिस कारण से उसको ये बीमारी ग्रस्त हो जाती है। इस बीमारी के लक्षण आने से कैसे पता चलेगा कि बीमारी एकटंगिया या ब्लैक क्वार्टर हमारे पशु को हो गया है? तो सबसे पहले जानवर लंगड़ाना शुरू करता है। लंगड़ाते लंगड़ाते फिर वो एक जगह बैठ जाता है और फिर वो चल फिर नहीं पाता है, उसे तकलीफ होती है, दर्द होता है चलने में, उसे बुखार भी आता है। बुखार आने के साथ साथ जानवर खाना पीना भी बंद कर देता है। पिछले पैरों में खास तौर पर जांघ के जोड़ में वहाँ जो मांस रहता है उसके मांस के अंदर वो बैक्टीरिया पनपता है, और वो क्योंकि ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, जानवर की मसल्स के अंदर चमड़ी के भीतर बैक्टीरिया पनपता है, जिससे गैस बन जाती है। गैस बनने के कारण जानवर के पैर में सूजन आती है हल्की बहुत, जो नज़र नहीं आती है, लेकिन अगर अपन जानवर लंगड़ाता है तो हम उसके ऊपर जब सूजन के ऊपर हम दबाएंगे तो चुर चुर की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि अंदर बुलबुले एक जगह से दूसरी जगह हो रहे हैं और फूट रहे हैं। इस तरह का रोग है ये। किसान भाइयों, वैसे ये रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु ये रोग गाय में ज्यादा पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। तो आप कैसे करें इसका उपचार, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी में का इलाज संभव है, और आप 24 घंटे के अंदर लक्षण आने के बाद हमको जब समझ आ जाए कि बीमारी हमारे जहाँ पशु को कौन सी बीमारी हो गई है, तो इस वजह से हम जल्दी से अपने पशु चिकित्सक से संपर्क कर ऑपरेशन के द्वारा जिस जगह उसके घाव रहते हैं वहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन का इंजेक्शन अगर लग जाए तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये जानलेवा नहीं है बीमारी, अगर समय पे इलाज मिल जाए तो गलघोटू से इसका प्रभाव कम रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, पशु के जहां पर सूजन है वहां पर ब्लेड की सहायता से हल्का चीरा लगा देना चाहिए, जिससे जीवाणु हवा के संपर्क में आने से मर जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि चीरा ज्यादा गहरा ना लगने पाए, और चीरा लगाने के बाद उस भाग पर 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देने से भी जीवाणु मर जाते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से ज्यादा दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। तो आप कैसे करें अपने पशुओं का लंगड़ी बुखार से बचाव, आइए जानते हैं। बस हमें उस पशु का उस अवधि के समय ध्यान रखना है, और बाकी के जो हमारे स्वस्थ पशु हैं उनसे उस पशु को अलग रखना है, और उसके आसपास के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अपने फार्म के आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना है, और विशेष तौर पे हमें इसका टीकाकरण जो है ब्लैक क्वार्टर के साथ साथ हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया यानी कि गलघोटू, दोनों का टीके लगभग एक ही समय पे होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चारे की उपलब्धता कम हो जाती है, इस वजह से हमें अपने पशुओं को अलग से दाना देना है। दूसरी बात, अगर उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे हमें बनाए रखना है तो हमें उसको विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट ये देने पड़ेंगे। साथ साथ जो मिनरल मिक्सचर वगैरह आते हैं आपके बाज़ार में, AB2D3, और अपन चाहें तो कुछ अंकुरित उसको दाने भी दे सकते हैं, जिससे उसको विटामिन E वगैरह मिले, तो वो मिल जाए तो जानवर के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है।
किसान भाइयों, टीकाकरण कराते समय ध्यान रखें कि 6 महीने से कम उम्र के पशु को लंगड़ी बुखार रोग का टीका न लगवाएं और रोगी पशु का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को नहीं खिलाना चाहिए। रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए और चूने का छिड़काव करें एवं पशु का उपचार पशु चिकित्सक से प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। इसी के साथ आशा करता हूं कि छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हुए किसान भाइयों मुझसे लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र, सीहोर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं, चना तथा अन्य तैयार फसलों की पूर्ण सुखाई कर तुरंत कटाई, मड़ाई एवं 8% नमी पर भंडारण करें तथा देरी से बोई गई अथवा देरी से पकने वाली गेहूं की फसल में सिंचाई न करें। इस समय किसी भी रबी फसल में टॉनिक या यूरिया के छिड़काव की आवश्यकता नहीं है। बादल युक्त मौसम रहने के कारण देरी से बोई गई चने की फसल में फली बोरर कीट के प्रकोप की संभावना है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे फली बोरर की लार्वा पर कड़ी निगरानी रखें। प्रति मीटर पंक्ति में 2 लार्वा से अधिक दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए प्रोपेनोफॉस 50 EC को 2 लीटर की मात्रा में 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें। चने की फसल में इल्लियों के प्रकोप का अनुमान है। नियंत्रण के लिए खेतों में T या Y आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 जिस पर पंछियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगे। जायद फसल जैसे मूंग, उड़द, भिंडी एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों की बोनी की तैयारी करें। ग्रीष्मकालीन मूंग की जातियां जैसे PDM 11, JM 721, TJM 1 तथा उड़द की जातियां उड़द 2, PDU 1, TPU 4 इत्यादि का चयन करें। बुवाई 5 मार्च से पहले ना करें। लहसुन एवं प्याज की फसल में थ्रिप्स की प्रकोप होने का अनुमान है। इसमें पौधे बीच में पीले पड़कर सूखने सड़ने लगते हैं। बचाव के लिए क्लोरोपाइरिफॉस दवा 1.25 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें। संतरे में कुलची बीमारी के नियंत्रण के लिए एमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर वृक्ष पर छिड़काव करें। बादल युक्त मौसम रहने पर आम में बौर झड़ने लगता है। नियंत्रण के लिए मटर के आकार के होने पर NAA का 200 ppm के छिड़काव वृक्ष पर कर दें। इससे फूल झड़ने से बचा सकते हैं। आम के तने का चारों ओर मिलीबग से बचाव के लिए गुड़ाई करने के पूर्व क्लोरोपाइरिफॉस 1.5% डस्ट प्रति 500 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर गुड़ाई करें तथा चारों ओर चिपचिपी पट्टी, टीन की चादर या ग्रिज लगाकर चिपकावें। आगामी मौसम में पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका के फैलने की संभावना रहती है, अतः पशुपालकों को सलाह है कि पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण अवश्य करवाएं। बकरियों में PPR का टीकाकरण अवश्य लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पडरिया, जिला जबलपुर के कृषक सुरेश झारिया ने। यह फल बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेश झारिया जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। फल का
बागीचा को परिचर्या के लिए आपका ज़्यादा ध्यान देने का पहले आपको जो फल का बागीचा जो करेंगे उसका एक तो सिलेक्शन ऑफ साइट एक इम्पोर्टेंट होते। जैसा आप देखिए फल का अगर जो बागीचा है ये एक तो कमर्शियल प्रोपोजिशन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए अगर बागीचा अगर करना चाहते हैं आप तो पहले आपका कंसिडर करना पड़ेगा जे कौन फल के लिए आप बागीचा तैयार करने के लिए जा रहा है। जैसे इधर का आम है, अनार है, अमरूद है और लीची अच्छा तरीका में हो सकते। खोद करके अभी जो मौसम आ रहा है, अभी मंजूरी आने का समय है, आपका आम बोलिए लीची बोलिए, इसमें इस समय आपका की ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मंजूरी वही क्रॉप में आम बोलिए लीची बोलिए इसमें 7 से 9 महीना का पुराना शूट में ही अगर मंजूरी आते मीन्स आपका अभी मंजूरी आने के लिए जो डाली से आपका मंजूरी आएगा उसका जो मैनेजमेंट है वो आपका 7-8 महीना पहले ही करना था, लेकिन अभी आपका की कर सकते। आप देखिए उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि ये खाद का बारे में अगर बोलते तो हम लोग इन जनरल ये जो पेरिनियल फ्रूट क्रॉप है ये साल में 2 बार इसका खाद देने का हम लोग रेकमेंड करते। एक है वर्षा का पहले और एक है आपका जो वर्षा खत्म हो जाते उस समय। फलों की तुड़ाई के उपरांत अधिकांश फल बागों में अक्टूबर माह में खाद्य और उर्वरकों को दिया जाता है, जिससे पौधों की बढ़वार ठीक ढंग से होती है। वैसे तो फल बागों में खाद का प्रयोग पेड़ों की आयु अनुसार किया जाता है, लेकिन 4 से 5 वर्ष पुराने आम के बाग में प्रति पेड़ 40 ग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम यूरिया, एसएसपी 450 ग्राम और 750 ग्राम पोटाश देना चाहिए। इसी प्रकार लीची के बाग में 40 ग्राम यूरिया, 750 ग्राम एसएसपी, 500 ग्राम पोटाश, 50 बोरेक्स और 70 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति वृक्ष देना चाहिए। आपका ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो आपका ऑर्चर्ड है, जो आपका बागीचा में पानी अगर ठीक ठाक अगर रहते तो मंजूरी आने के लिए दिक्कत नहीं होगा। जिसका हम लोग बोलते हैं क्लीन कल्टीवेशन, ठीक है। जो आपका खरपत कोई नहीं रहना चाहिए। खरपत अगर की होते वो डिफरेंट कीड़ा को बाष्पस्थल का बारे में काम करते, कीड़ा बीमारी का ये करते। तो अगर आप कोशिश कीजिए आपका जो ऑर्चर्ड है और उसका जो पारिपार्श्विक जो एरिया है उसका अच्छा तरीका से परिष्कार परिच्छन्न रखना है। दूसरा जो है अगर मंजरी में डिफरेंट डिजीज और पेस्ट आ सकते वो तो आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स है। वो मौसम का बारे में जैसा अभी ये है आपका इतना क्लाउडी है ये अच्छा नहीं है, लेकिन वो जैसा बोले थे आपका पानी का अगर ठीक ठाक सरबराह उसका है तो इसके लिए मंजूरी निकलने के लिए कोई ये नहीं होगा। अभी कुछ कीड़ा बीमारी आने का भी चांसेस है। जैसा ये है अगर वो मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा आम में आपका देखिए मंजूरी में देख रहे हैं फ्रूट आया छोटा छोटा आया वो लेकिन गिर जा रहा है। ये डिफरेंट कॉजेस से हो सकते। कभी कभी की होते पानी का अगर कम होगा तो वो हो सकते, और दूसरा जो है उसका कोई बीमारी के लिए भी हो सकते। एंथ्रेक्नोज वो वेरी कॉमन है, उससे भी ये हो सकते। एंथ्रेक्नोज फफूंदी जनित यह रोग उपयुक्त वातावरण जैसे अधिक नमी एवं वर्षा की स्थिति में तेजी से फैलता है। नई पत्तियों पर दाग पड़ना, फलों का मुरझाना, फलों का सड़ना आदि इस रोग के लक्षण हैं। इस बीमारी की रोकथाम हेतु 0.1% बेविस्टीन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% 3 ग्राम दवा प्रति 1 लीटर पानी का छिड़काव करते हैं। प्रभावित टहनियां एवं पत्तियों को काटकर जला देते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव। आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन के लिए मसूर की फसल में आवश्यक कार्य। अधिक लाभ हेतु करें बकरियों का संतुलित आहार प्रबंधन।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।